और मधुबन विधानसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार शशि रंजन सिंह उर्फ सोनू ने मधुबन की सुरक्षा और विकास को लेकर अपनी प्राथमिकताओं को साझा किया। उन्होंने कहा कि उनका मुख्य उद्देश्य इस क्षेत्र में बाढ़ नियंत्रण, कृषि उपज का सही मूल्य, बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं और रोजगार के अवसर प्रदान करना है। शशि रंजन सिंह ने कहा कि मधुबन की जनता ने हमेशा विकास को प्राथमिकता दी है और मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। तो कहा कि मैं क्षेत्र के युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने और बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए काम करूंगा। नमस्कार, मैं श्रवण कुमार गुप्ता और मैं अभी पहुंच चुका हूं मधुबन विधानसभा में और हमारे साथ है निर्दलीय प्रत्याशी सोनू सिंह जी, जो मधुबन विधानसभा के लिए इनके कुछ एजेंडाएं हैं। आइए जानने का प्रयास करते हैं कि इनकी क्या एजेंडा है मधुबन विधानसभा के लिए। नमस्कार सर। सबसे पहले नमस्कार आपको और आपके टीम को और आपके व्यूअर को, सभी किसी को मेरा प्रणाम। जैसा कि आपने बताया मेरे संदर्भ में कि मैं निर्दलीय प्रयास कर रहा हूं इस चुनाव में, तो ये मैं तीसरी बार प्रयास कर रहा हूं और हर बार कुछ न कुछ जनता का आशीर्वाद मुझे प्राप्त होता रहा है और इस बार भी बहुत अच्छी संभावना मुझे दिख रही है। जितना मैंने पदयात्रा किया है या जो भी मैंने जनसंपर्क पिछले लगभग 20-25 दिनों से जो मैं चल रहा हूँ, उसमें मुझे लोगों से बात करने के बाद में मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छी स्थिति में मैं हूँ। और जहाँ तक मेरा एजेंडा की आप बात कर रहे हैं, एजेंडा जो मेरा लक्ष्य या जिसको ऑब्जेक्टिव कहते हैं, तो मेरी एजेंडा जो है, मेरी कोई राजनीतिक विचारधारा के संदर्भ में जहां तक है तो उसको मैं बता दूं कि मैं प्रत्येक विचारधारा में आस्था रखता हूं। यानी मेरा कोई पर्सनल अपना विचारधारा नहीं है। जैसे कुछ दक्षिणपंथी विचारधारा की चीजें अच्छी लगती है, तो कुछ समाजवादी विचारधारा की चीजें अच्छी लगती है, तो कुछ वामपंथी विचारधारा की चीजें अच्छी लगती है। मतलब कुल मिला के सब अच्छी विचारधाराओं में से जो भी अच्छा चीज हो उसको अडॉप्ट करने में किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, चाहे पॉलिटिकल पार्टी को या किसी व्यक्ति को भी। और विचारधारा के आधार पर जो है किसी भी व्यक्ति का मूल्यांकन करने के लिए एक अच्छा एकेडमिक बैकग्राउंड होना चाहिए, मतलब शैक्षणिक स्थिति होनी चाहिए। तो पूरे ये मैं नहीं कहता हूँ, जैसे यहाँ के बिहार के बहुत सारे छात्र जाते हैं कोटा में बड़े बड़े कॉम्पिटिशंस की तैयारी के लिए दिल्ली जाते हैं, तो उसमें आप पाएंगे ना जब, तो यहाँ के संदर्भ में कहता है कि यहाँ के स्कूलिंग जो है, जो प्राइमरी स्कूल है या उच्च विद्यालय की जो शिक्षण संस्थान है, उसका स्कूलिंग कमजोर है हमारे बच्चों के संदर्भ में, ऐसा कहा जाता है। तो मेरा तो पहला स्थिति, मेरा जो एजेंडा है, कम से कम अगर जनता जनादेश देती है मेरे पक्ष में, तो वो एकेडमिक स्थिति जो है, मैं विश्वविद्यालय की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ प्राथमिक विद्यालय में, मध्य विद्यालय और उच्च विद्यालय की शैक्षणिक स्थिति जो है उस पर मेरी नजर होगी। दूसरा, स्वास्थ्य इंडेक्स को जब आप देखेंगे ना, बिहार के सब स्वास्थ्य इंडेक्स को देखेंगे तो हिंदुस्तान में सबसे फिसड्डी है। और ये स्वास्थ्य के संदर्भ में, चूंकि इंसान की जो बेसिक जरूरत है उसमें एक स्वास्थ्य उसमें मूलभूत है उसमें। और स्वास्थ्य की स्थिति भी जो हमारे यहाँ जो है, पब्लिक हेल्थ केयर जो है, वो सही ढंग से काम नहीं करता। आप देखेंगे जैसे यहाँ के अभी बिल्डिंग बने हैं फेनहारा में, सरकार कहती है कि 8 करोड़ का बिल्डिंग बना दिए हैं, डॉक्टर नदारत है, हेल्थ केयर में दवाई गोल है, नर्सिंग स्टाफ है नहीं, पैथोलॉजी स्टाफ है नहीं। तो ये बिल्डिंग बना देने से स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर नहीं हो जाएगा। उसके लिए कॉम्पिटेंट स्टाफ होना चाहिए, जिसका अभाव है। यहाँ पर तो डॉक्टर ही नहीं है। WHO के आंकड़े के हिसाब से तो जो डॉक्टर पर 1000 पर एक MBBS होना चाहिए, उसमें बिहार में 2500 पर है। हिंदुस्तान के संदर्भ में देखिएगा तो वही हाल है, लेकिन बिहार में और बुरा हाल है। बिहार में देखा जाता है कि जो अस्पतालें हैं वो अधिकतर दवाइयां नहीं मिलती है, जो बाहर से लेना पड़ता है। जी, मैं वही कहने की कोशिश कर रहा हूँ। और गवर्नमेंट क्या कहती है कि हर चीज में प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप कहती है। जैसे, तो मेरा ये कहना है कि कम से कम किसी भी राज्य को विकसित होने के लिए या अप टू द मार्क जाने के लिए उसकी जो मूलभूत आवश्यकताएं होती है, पहला इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा शैक्षणिक स्थिति और तीसरा स्वास्थ्य, और तीनों के स्तर पर आप देखेंगे तो बिहार बहुत पीछे है राष्ट्रीय औसत के संदर्भ में। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, भारत सरकार की जो वर्तमान सरकार है, बिहार सरकार या भारत सरकार, उसकी रिपोर्ट को आप जब आकलन करेंगे या बजट स्पीचेस को पढ़ेंगे तो आपको इसमें मिल जाएगा। हालांकि बिहार का बजट 3,25,000 करोड़ के आसपास का है, मैं इससे डिनाई नहीं करता हूँ। 20,000 करोड़ का हेल्थ बजट है, 60,000 करोड़ का शैक्षणिक बजट है, लेकिन ये बजट की जो पेपर पर जो दिखता है वो धरातल पर दिखता है नहीं है। 20,000 करोड़ रुपया कम नहीं होता है। 14 करोड़ की आबादी के हिसाब से आप देखेंगे तो 20,000 करोड़ ज्यादा भी नहीं है तो कम भी नहीं है, लेकिन जो उसमें मूलभूत सुधार होने चाहिए, जितने MBBS डॉक्टर होने चाहिए, ये सब नहीं मिलेंगे आपको। तो मेरा एजेंडा पूरे बिहार में जो हो, कम से कम मेरे क्षेत्र की जो स्थिति है, जैसे ब्लॉक में आप जाएंगे तो इंदिरा आवास में घूस है,
प्रधानमंत्री आवास योजना जिसे कहते हैं, आवासीय प्रमाण पत्र बनाने जाइए, आप कोई भी एक सामान्य काम के लिए जाइए, तो आजकल का जो है उसका कोई अधिकारी पदाधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। आखिर ये पैसा जाता कहाँ है और जनता से वसूला क्यों जाता है। दूसरी बात, ये मतलब ये पूरे बिहार की स्थिति क्या है सभी किसी को स्पष्ट है, लेकिन मेरे यहाँ भी ये स्थिति एकदम भयावह है। ये मतलब इसके कारण सारे कोई त्रस्त है। सर, आपके क्षेत्र में जो सांसद रहे हैं सीताराम सिंह जी और अभी राणा रणधीर सिंह वर्तमान में विधायक भी है, 3 टर्म से है, तो यहाँ क्या कुछ ऐसे लगा कि यहाँ की मूलभूत सुविधाएं पूरा नहीं हो सकी कि आप निर्दलीय माननीय रणधीर बाबू निर्दलीय मैदान में उतरने के पीछे मैंने कहा ना कि एनालिटिकल ब्रेन जो इस तरह का होना चाहिए उस तरह का है नहीं, जिसके कारण मुझे लगता है कि ऐसे वैचारिक स्थिति हो। अब जहां तक सिटिंग विधायक माननीय रणधीर बाबू के आपने संदर्भ में कहा कि 2 बार से लगातार पिछले 10 साल से 40 महीने लगभग कोऑपरेटिव मिनिस्टर सहकारिता मंत्री के तौर पर उनको काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, लेकिन मंत्री के तौर पर तो छोड़ दीजिए, उसमें बाद में आएंगे, बहुत डीप एनालिसिस डीप उस पर ध्यान है मेरा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो एक पुस्तिका निकालते हैं, मधुबन विकास के रथ में सवार मधुबन। जरा उस पुस्तिका को, मुझे लगता है, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है कि विधायक जी ने स्वयं उसका पूरा अवलोकन ठीक से नहीं किया है। उन्होंने 19-20 की योजनाओं को 21-20 में दिखाया है। दूसरी बात, बिहार के 243 विधायक में से कौन ऐसा विधायक होगा जो अपना विधायक निधि से काम नहीं करता होगा। उसमें जो चर्चा होनी चाहिए उस कार्य की, जो विधायक निधि का, उस विधायक निधि का उपयोगिता और गुणवत्ता, इस 2 बिंदु पर उसकी चर्चा होनी चाहिए। तो इस 2 बिंदु पर आधारित है। वो सिर्फ और सिर्फ बताते हैं यहाँ से यहाँ पर 5 करोड़ का काम, 5 लाख का काम है, यहाँ से यहाँ 10 लाख का। मैं कहता हूँ कि 243 विधायक भी है पूरे बिहार विधानसभा में, कौन ऐसा विधायक होगा जो अपने लेड फंड का, अपने जो विधायक निधि का इस्तेमाल नहीं करता होगा। इस हिसाब से तो पूरा बिहार स्वर्ग हो जाना चाहिए। तो ये मेरा कहने का मतलब है कि वो पैकेजिंग उसकी उनकी अच्छी है, हार्ड बॉन्ड का पेपर है शानदार, उसमें सैफरन कलर है, मतलब भगवा कलर है, उसका पेंटिंग डिजाइनिंग, उसका मतलब आर्ट जो है वो बढ़िया बनाया हुआ है। लेकिन उसको खुद से उनको अवलोकन कोई करेगा तो हास्यास्पद है वो, मतलब ये जनता के साथ एक क्रूर थप्पड़ है। मतलब ये अब ये चलते चलते हम लोग चाहेंगे कि आप क्या मधुबन की जनता से अपील करना चाहेंगे। तो जनता से तो मेरा अपील है कि किसी भी दल को आप वोट नहीं दें, दल को वोट दें नहीं, किसी प्रत्याशी को वोट दें और प्रत्याशी का मूल्यांकन करें कि वो क्या कर सकता है। दलों को तो दलदल में आप वोट देकर सिर्फ सरकार बदल सकते हैं, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन के लिए वोट देना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए जब तक आप वोट नहीं देंगे तब तक सीओ जो है आप अपने चुनाव चिन्ह और तब तक सीओ लोग मानेगा नहीं, ना वीडियो मानेंगे। और आखिरी में आप लोगों से अपील है कि सारे इस प्रत्याशी, जितने भी प्रत्याशी इस चुनावी मैदान में है, उसमें मेरे मधुबन विधानसभा 18 में क्रमांक संख्या 7 पर, ईवीएम के क्रमांक संख्या 7 पर चुनाव चिन्ह मेरा बेल्ट छाप है। आप सभी से, आपके व्यूअर के माध्यम से सारी जनता को मधुबन विधानसभा के 2,64,000 मतदाताओं से अपील है कि कृपया इस बार मुझे मजबूत करें और सदन तक पहुंचाए। आपकी सारी समस्याओं का निराकरण जो है बेल्ट छाप का ये उम्मीदवार आपका भाई जरूर करेगा। धन्यवाद। अभी हमारे साथ सोनू सिंह जी जो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार है, इनकी बातों को लेकर के क्या रहा है, और हमारे साथ कैमरामैन राहुल कुमार के साथ श्रवण कुमार गुप्ता की रिपोर्ट।